Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about genetic basis of hemophilia. इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं उसमें काफ़ी हद तक जो है वो हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की हुई है कि इनहेरिटेंस पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं। सही है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। सो हीमोफीलिया में आपको अलग से इसलिए करवा रहा हूँ कि एक तो इसके अंदर लॉन्ग एससीक्यू आ जाता है, दूसरा इसकी पेडिग्री की आपको एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो हीमोफीलिया को स्टार्ट करते हैं। हीमोफीलिया है क्या? बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी जेनेटिक डिसऑर्डर्स that impair the body's ability to control blood clotting and coagulation, which is used to stop bleeding when a blood vessel is broken. In the whole history of hemophilia, the Jews were first to recognize that the hemophilia blood disorder became known as royal disease because Queen Victoria was a carrier. सो हीमोफीलिया होता क्या है? इसका आपको पहले भी आइडिया होगा कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ऑलमोस्ट 12 फैक्टर्स होते हैं जो कि एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करते हैं और ब्लड को क्लॉट करते हैं, ठीक है। बट हीमोफीलिया में क्या होता है कि कोई भी एक फैक्टर या मिसिंग होता है या ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा होता या लेस एफिशिएंट होता है, तो उसके उसके नतीजे में क्या होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं होता और उसको कहते हैं कि ये हीमोफीलिया है। और इसमें जो है इसको ये जो हीमोफीलिया है इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है बिकॉज क्वीन विक्टोरिया जो थी वो इसकी कैरियर थी। अभी जनरल से मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, फिर इसकी जेनेटिक बेसिस की तरफ आएंगे कि किस तरह से इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो क्या होता है। जो मेन चीज़ जो आपके सीखने वाली है जेनेटिक से रिलेटेड वो यही है कि इसका पैटर्न और पेडिग्री और किस तरह से जो है ये इसका क्या फैशन होता है ट्रांसमिट होने का। अच्छा जी, मेन जो टाइप्स हैं हीमोफीलिया की वो 3 होती हैं। हीमोफीलिया ए जिसमें फैक्टर 8 जो है वो डेफिशिएंसी होती है उसमें, और ये मोस्टली जो है ये ज़्यादा प्रेवलेंट होता है, ऑलमोस्ट 80% केसेस में जो है वो हीमोफीलिया ए होता है। दूसरा हमारे पास होता है हीमोफीलिया बी, उसको क्रिसमस डिसीज भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि फैक्टर जो हमारे पास 9 है वो डेफिशिएंट होता है और ये ऑलमोस्ट 20% केसेस में होता है। हीमोफीलिया सी है, उसको एक्वायर्ड हीमोफीलिया भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास कोएगुलेंट फैक्टर 11 होता है वो डेफिशिएंट होता है और ये बहुत रेयर केसेस में होता है। मेजर साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या है कि डीप इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इजी ब्रूजिंग होती है, जॉइंट डैमेज होती है, ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं या गम ब्लीडिंग वगैरह होती रहती है। मेन इसका ये होता है कि जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता इजीली। अब इसकी जेनेटिक्स क्या है कि हीमोफीलिया जैसे हमने कलर ब्लाइंडनेस में पढ़ा था ना कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो इसका भी जो पैटर्न है इनहेरिटेंस का वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि मिलके काम करते हैं और ये ब्लड को क्लॉट करते हैं। और ये जो 12 फैक्टर्स होते हैं इनकी जीन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है? वो एक्स क्रोमोसोम पे होती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि एक्स लिंक्ड डिजीज है, ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। अच्छा, हीमोफीलिया अगर किसी बंदे को हो तो उसमें कोई ना कोई एक फैक्टर जो है वो मिसिंग होता है, हमेशा 3 फैक्टर्स जो है वो मिसिंग नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा एक इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट बात की हुई है ये बात की हुई है कि इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो zigzag है, ठीक है। A characteristics of X-linked inheritance is that fathers cannot pass X-linked traits to their son. It is inherited in zigzag manner. अच्छा जी, ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है। इसमें क्या होगा कि जो फादर है वो डायरेक्टली अपने सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता डिजीज। ये क्या करेगा, ये अपनी बेटी को वो देगा अलील, कोई भी डिफेक्टिव अलील, और जो बेटी है वो फिर अपने बेटे में आगे ट्रांसफर कर सकती है, यानी कि नाना से जो उनका ग्रैंडसन होगा उसमें ट्रांसमिट होगी, बट डायरेक्टली फादर जो है वो सन में ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसके भी हम आगे पुनर्स केयर भी देख लेते हैं। A male is affected if he has an abnormal gene on his X chromosome. अच्छा, ये हमने काफी दफा बात की है कि रिसेसिव डिसऑर्डर है ना, तो अगर इसके X क्रोमोसोम पे एक भी रिसेसिव जीन आ गई तो इट मीन्स कि वो जो बंदा है वो अफेक्टेड होगा। बट फीमेल में क्या होता है, फीमेल में अगर किसी एक एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव है और एक पे डोमिनेंट है या नॉर्मल जीन है तो वो क्या होगी, वो कैरियर होगी।
डिफेक्टिव वो अगर वो अफेक्टेड सिर्फ वो तब होगी जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन प्रेजेंट होंगी, ठीक है, और फिर वो अपने जो आगे उसकी ऑफस्प्रिंग है, जो आगे उसकी प्रोजनी है, उसमें वो ट्रांसफर कर सकती है। अच्छा जी, ये डिफरेंट केसेस हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना कि अगर फादर जो है वो अफेक्टेड है तो वो अपने सन में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो उसका केस देख लेते हैं। ये पहला हमारे पास है कि फादर है, इसको हीमोफीलिया, ठीक है, और उसकी जो शादी हुई है वो नॉन कैरियर मदर के साथ हुई है, नॉन कैरियर लड़की है, और जो लड़का है वो हीमोफीलिक है। तो उसमें क्या होंगे कि 50% चांसेस हैं कि जो बेटियां होंगी वो कैरियर होंगी, और 50% चांसेस हैं कि जो बेटे हैं वो नॉन हेमोफिलिक होंगे। देखें, अब जो फादर है वो हीमोफिलिक था, लेकिन उसने अपने बेटों में ट्रांसफर नहीं की, बट बेटियां जो हैं वो कैरियर हो गई, ठीक है। सन्स ऑफ हेमोफिलिक फादर्स एंड नॉन कैरियर मदर्स विल नॉट हैव हेमोफीलिया। अच्छा जी, अब वही बात की है कि जो अगर कोई ऐसी लड़की की शादी होती है जो नॉन कैरियर है यानी हेल्दी है, और उसकी किसी ऐसे बंदे के साथ शादी होती है जो कि हीमोफिलिक है, तो उनके जो बेटे होंगे उनमें कोई किसी किस्म की डिजीज नहीं आएगी। ये अब आप आगे देख भी सकते हैं, देखिए ये मदर जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, और जो फादर है वो हीमोफिलिक है, रिसेसिव है ना, तो स्मॉल एच के साथ शो किया हुआ है। अब जब हम इसका पुनर्स्केल बनाएंगे, पहले एक्स को इसके साथ क्रॉस करवाएं, ठीक है, ये देखो ये बेटी जो है कैरियर हो गई, फिर इस एक्स को इसके साथ क्रॉस करवाएं, ये दूसरी बेटी भी कैरियर हो गई, फिर इस एक्स को वाई के साथ क्रॉस करवाएं, और ये एक्स वाई मेल जो है नॉर्मल है, फिर इस एक्स को वाई के साथ क्रॉस करवाएं तो सॉरी, तो ये भी अनअफेक्टेड है, यानी कि जो सन है वो दोनों की दोनों हेल्दी हैं, और डॉटर जो है वो दोनों की दोनों कैरियर्स हैं। अब जब ये जो कैरियर डॉटर है, इसकी किसी ऐसे बंदे के साथ शादी हो जो कि नॉर्मल है, उसको कोई हीमोफीलिया कोई डिजीज नहीं है, तो फिर उसके बेटों में चांसेस हैं कि वो हीमोफीलिया आ सकता है। अब देखो वही जो पहले यहाँ पे जो बेटी है कैरियर है, ठीक है, इसकी अब ऐसे बंदे के साथ शादी हो रही है कि जो कि हीमोफिलिक है, तो इसमें क्या चांसेस होंगे, 25% चांसेस होते हैं कि जो बेटी होगी जो फीमेल होगी वो नॉन कैरियर होगी, और 25% चांसेस होते हैं कि फीमेल कैरियर होगी, 25% चांसेस होते हैं कि मेल जो है वो नॉन हेमोफिलिक होगा, यानी कि नॉर्मल होगा, हेल्दी होगा, और 25% चांस है कि जो मेल है वो उसको हीमोफीलिया होगा। ये देखिए ये मदर जो है वो कैरियर है, और फादर जो है अनअफेक्टेड है। अब इसके देखो ये 25% चांस है कि बेटी नॉर्मल है, 25% चांस है कि बेटी कैरियर है, 25% चांस है कि बेटा नॉर्मल है, और 25% चांस है कि बेटा जो है वो हीमोफिलिक है। अच्छा, अब इन दो केसेस की जो है ना वो एक तरह से पेडिग्री बना लेते हैं, और ये मैंने एक पिक्चर, इससे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ये देखो नॉर्मल जीन जो है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो अगर ये भी आ गई, सपोज करेंगे फीमेल के केस में एक कैपिटल एच है, स्मॉल एच है, हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, अगर डोमिनेंट है तो वो नॉर्मल होगा, क्योंकि ये इसका पैटर्न तो रिसेसिव है ना। और एबनॉर्मल जीन को हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एच, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास नॉर्मल फीमेल होगी तो या हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे या इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब कैरियर फीमेल होगी तो ये भी नॉर्मल, बट ये कैरियर है, ये अपनी जो जनरेशन है उसमें ट्रांसफर कर सकती है जो अपनी डिफेक्टिव अलील है। फीमेल विद हीमोफीलिया ये सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, अगर उसके दोनों एक्स पे रिसेसिव अलील हो तो फिर ही उसको हीमोफीलिया हो सकता है। अब हमारे पास नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल में हमारे पास कैपिटल एच, ये नॉर्मल होगा क्योंकि रिसेसिव तो नहीं है ना, या हमारे पास अगर एच नहीं भी होता तो हम अगर खाली इसको इस तरह से एक्स वाई भी लिख लें तो भी ये नॉर्मल मेल को ही डिनोट करे। मेल विद हीमोफीलिया, ये देखो ये हीमोफिलिक मेल होगा क्योंकि उसके एक एक्स पे जो है वो रिसेसिव अलील आ गई। तो ये तो हमने काफी दफा बात की है ना कि एक मेल के एक एक्स पे भी रिसेसिव अलील आ जाए तो उसका दूसरा दूसरा उसके पास एक्स क्रोमोसोम नहीं होता जिसको कंपनसेट कर सके, तो उसको जो है वो डिजीज हो जाती है। अब फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस में जो है मेल जो है वो हीमोफिलिक है, फीमेल नॉर्मल है, ठीक है, उसका मैंने यहाँ पे पुनर्स स्केल बनाया हुआ है, ये फीमेल को यहाँ पे रखा हुआ है, मेल को यहाँ पे रखा हुआ है। फर्स्ट जो उसका जो बेटी है वो कैरियर है, फिर उसका बेटा जो है
नॉर्मल है। फिर इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो उसकी जो बेटी है वो कैरियर है, और इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो जो बेटा है उसका नॉर्मल है। ठीक है, उसके मैंने यहाँ पे पेडिग्री में मैंने पढ़ाई हुई है कि किस तरह से पता चलता है कि ये दो पेरेंट्स हैं, आगे उसकी जो प्रोजनी है वो किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो ये जो दो हैं ये दो मेल है, ठीक है, नॉर्मल, और ये दो फीमेल है, कैरियर। इस कैरियर फीमेल की आगे से शादी होती है ऐसे बंदे के साथ जो नॉर्मल है। तो अब देखो कि 25% चांस है इसका, इन दोनों के जो अपोनेंट्स के लिए ना मैंने यहाँ पे बनाया हुआ। देखो ये मेल है, ये फीमेल कैरियर है, मेल नॉर्मल है। अब देखो इसका जो एक 25% चांस है कि बेटी कैरियर है, 25% चांस है कि बेटा अफेक्टेड है, 25% चांस है कि बेटी नॉर्मल है, और 25% चांस है कि बेटा जो है वो हेल्दी है। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसकी जो है वो इसकी जो आगे प्रोजनी है वो उसको ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह से हम लोगों ने जनरेशन को ड्रॉ करना होता है आगे से। अगर आपने इसकी और भी जनरेशन बनानी है, इसकी थर्ड जनरेशन बनानी है, तो इसको किसी कैरियर बंदे के साथ, या सॉरी इसमें जो रिसेसिव डिसऑर्डर होता है ना उसमें मेल जो है वो कैरियर नहीं होता, वो हमेशा या नॉर्मल होता है या अफेक्टेड होता है। सो हम इसको जो है वो किसी के साथ क्रॉस करवा के देख सकते हैं, या हम ये जो मेल है इसको हम कैरियर फीमेल के साथ क्रॉस करवा के देख सकते हैं। तो इसी तरह से जो है वो प्रोजेनीज वगैरह बनती हैं। अब आगे और केसेस बताए हुए हैं कि अगर कैरियर मदर हो और उसका उसकी शादी जो है वो किसी हीमोफिलिक बंदे से हो, तो फिर क्या चांसेस है, इसके पुनर्स के बना के आप लोग देख सकते हैं। उसमें 25% चांस होता है कि बेटी जो है वो कैरियर होती है, 25% चांस होता है कि फीमेल को हीमोफीलिया होता है, 25% चांस है कि मेल जो है नॉन हीमोफिलिक होता है, और 25% चांस होता है कि जो मेल है उसको हीमोफीलिया होता है। ठीक है, ये देखो ये मदर कैरियर है और ये फादर को हीमोफीलिया है। अब पहले इस एक्स को इसके साथ क्रॉस करवाएं तो जो बेटी है वो कैरियर आ गई। ठीक है, इस एक्स को इसके साथ क्रॉस करवाएं, बेटी जो है वो हीमोफिलिक हो गई। फिर इस एक्स को y के साथ क्रॉस करवाएं तो हमारे पास अनअफेक्टेड सन आ गया। सिमिलरली ये वाला जो एक्स है ऑरेंज वाला, इसको ब्लू y के साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास हीमोफिलिक मेल आ जाएगा। फिर फोर्थ केस है कि अगर मदर जो है वो उसको भी हीमोफीलिया और फादर को भी हीमोफीलिया, तो क्या चांसेस है। ठीक है, तो वो चांस होता है कि 50% ही चांसेस होते हैं कि जो फीमेल होगी उसको भी हीमोफीलिया होगा, और 50% चांसेस होते हैं कि जो मेल होगा उसको भी हीमोफीलिया होगा। इसकी भी देख सकते हैं, देखो दोनों को जो है वो डिजीज है। ठीक है, ये होमोजाइगस है और इसको भी डिजीज है, इसको मदर को भी डिजीज है। तो जब इसका क्रॉस करवाएंगे ऑरेंज वाले को इसके साथ क्रॉस करवाएं तो ये भी देखो हीमोफिलिक फीमेल है। इस एक्स को इसके साथ क्रॉस करवाएं, ये भी हीमोफिलिक है। अब इन दोनों एक्स को हम लोगों ने वाई के साथ 1 by 1 करवाना है, इसको इसके साथ करवाया, ये देखो ये भी हीमोफिलिक मेल है और ये भी हीमोफिलिक मेल है, ये वाला। सो इसी तरह से ये बहुत जनरल और बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको काफ़ी दफ़ा हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। सो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इसमें आपको कोई मुश्किल हुई होगी। बट अगर कोई भी मुश्किल हुई है, कोई भी आपको कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है या प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक ये और केस है कि मदर है हीमोफिलिक और नॉन हीमोफिलिक फादर है, तो उसमें क्या चांसेस होते हैं कि 50% चांसेस होते हैं कि फीमेल कैरियर हो जाती है, और 50% चांसेस होते हैं कि जो मेल होता है वो हीमोफिलिक होता है। ये देखो इसका कि ये जो हीमोफिलिक है फीमेल और फादर जो है वो नॉर्मल है, तो इसमें 50% चांसेस है कि जो बेटी हैं वो कैरियर है, और 50% चांसेस है कि बेटे जो है वो हीमोफिलिक है। ये जो लेक्चर है आपने गौर से सुनना है क्योंकि इसी का ही टेस्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर इसी की डिस्कशन हम लोग करेंगे। अच्छा, जब हम लोग को जब जो पुनेट्स केयर होता है, पेडिग्री वगैरह ड्रॉ करना होता है ना, इससे पता चल जाता है कि इस कपल में क्या चांसेस हैं कि आगे इसके जो बच्चे होंगे, जैसे भी हमने डिस्कस किया कि उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि बच्चों में चांस हो सकता है, आ सकता है हीमोफीलिया, या वो लड़कियां कैरियर हो सकती हैं।
सो इसका ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक बेनिफिट होता है कि ये पता चल सकता है। दूसरा ये होता है इसमें इसका जो पैटर्न है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ना, तो रिसेसिव आपको पता है कि वो ज़्यादा मेल में होता है क्योंकि उसके पास दूसरे एक्स नहीं होता, सो वो कंपनसेट कर सके। तो गर्ल जो है वो बहुत रेयर होता है कि वो उसको हीमोफीलिया हो। अगर इस तरह का केस हो तो उसका जो फादर है वो हीमोफिलिक होगा और मदर जो है वो कैरियर होगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि फादर भी हीमोफिलिक हो, मदर भी हीमोफिलिक हो, तो भी चांसेस हो सकते हैं कि बेटी में आ सकता है। फीमेल्स जो है वो ज़्यादातर कैरियर होती हैं, ठीक है? यानी कि कोई ना कोई एक एलील डिफेक्टिव होती है और एक एलील जो होती है वो नॉर्मल होती है। और उसमें होता क्या है कि अगर एक एलील डिफेक्टिव है और एक नॉर्मल है तो उसके पास इतने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं कि वो ब्लीडिंग को जो है वो स्टॉप कर सके या कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आगे से ना हो। अच्छा, some males with the disorder are born to mothers who are not carriers. In this case, a mutation occurs in the genes. अच्छा, इस तरह भी होता है कि कुछ मेल्स जो हैं नॉन कैरियर मदर से भी आ सकते हैं। इस केस में क्या होता है कि वो जीन्स में नहीं आ रहा होता, वो बेटे की या जो बच्चा होता है उसकी जो जीन होती है उसमें सडन म्यूटेशन हो जाती है। उसको वो इनहेरिटेंस में नहीं मिला होता बट सडन म्यूटेशन हो जाती है तो उसकी वजह से भी उसको हीमोफीलिया हो सकता है। सो ये आज का लेक्चर था। और एक और चीज़ लास्ट में ये देख लें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, एक माइल्ड हीमोफीलिया होता है, उसमें क्या होता है कि 5 to 30% जो है वो नॉर्मल फैक्टर्स होते हैं। अगर नॉर्मल फैक्टर्स हो 5 to 30% तो उसको हम बोलेंगे कि माइल्ड हीमोफीलिया। मॉडरेट हीमोफीलिया 1 to 5% जो है नॉर्मल फैक्टर्स होते हैं। और स्फेयर हीमोफीलिया में लेस देन 1% नॉर्मल फैक्टर होता है, ठीक है? अगर लेस देन 1% नॉर्मल फैक्टर प्रेजेंट और बाकी जो है वो एबनॉर्मल है तो उसको हम बोलेंगे कि वो स्फेयर हीमोफीलिया। अगर 1 to 5% भी हमारे पास नॉर्मल फैक्टर है तो वो मॉडरेट होगा। 5 to 30% नॉर्मल फैक्टर है तो माइल्ड हीमोफीलिया होगा। सो ये आज का लेक्चर था। कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।